संतान के लिए हम 5th हाउस देखेंगे। 5th हाउस में अगर सूर्य होगा तो वो इंटेलिजेंट सन देता है, अगर वहां पे चंद्रमा हो तो वो डॉटर देता है, अगर मंगल हो तो 3 बेटे मिलते हैं, बुध हो तो 2 लड़कियां मिलती हैं, 2 daughters. Jupiter gives you many sons. Venus gives you many daughters. Saturn gives you boys and girls both. Rahu gives you boys but destroys. Actually यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो लड़का हो ही ना, बल्कि ऐसा होता है कि राहु अगर 5th हाउस में हो तो लड़का तो होता है लेकिन वो कहना नहीं मानता, ओबीडियंट नहीं होता, सो उसका कोई फायदा नहीं होता, लाभ नहीं मिलता हमें संतान का होने का। और राहु 5th में होता है तो हमारे को पितृदोष भी माना गया है। पितृदोष होने के कारण भी ये कह सकते हैं कि संतान जो है ना हमारा कहना नहीं मानती। केतु गिव्स बॉयज, so even signs are female signs give females, they present in the 5th house. ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा अगर लग्न इवन है तो 5th हाउस में भी इवन साइन होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 5th हाउस में और ऑड साइन है अगर लगन में तो 5th हाउस में भी ऑड साइन होगा और वो मेल इश्यूज देगा। बट दिस इज नॉट ए कंफर्मेटरी टेस्ट, ऐसा नहीं है कि ये हमने देख लिया तो लड़के ही होंगे, इवन में लड़कियां ही नहीं हो, या इवन में लड़कियां होंगी और ऑड में लड़के होंगे, ऐसा पक्का नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट कैन बी देयर, इट कैन नॉट बी देयर। Simultaneously you have to see क्योंकि what aspects are there on the 5th house, किन किन ग्रहों के एस्पेक्ट है। अगर मान लीजिए आपके उस पर वीनस का एस्पेक्ट भी है which gives many daughters, और उसके ऊपर मून का मार्स का भी एस्पेक्ट है which gives you 3 sons, so you can say that Mars and Venus combined can give you both sons and daughters both. सर अगर कोई एस्पेक्ट ना हो तो? एस्पेक्ट ना हो तो 5th लॉर्ड को देखेंगे। फिर 5th लॉर्ड कहाँ पर है, 5th लॉर्ड कैसा बैठा हुआ है, वो इवन साइन में या ऑड साइन में बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, तो दैट विल डिफाइन इट। नाउ वेदर यू विल हैव अ चाइल्ड और नॉट, समटाइम्स यू डू नॉट हैव अ चाइल्ड एट ऑल, तो उसका क्या कारण होता है, और मतलब assured birth of a child is indicated by 5th house, 5th lord. If the 5th lord and the 5th house are aspected by benefics, it assures birth of a child. Strong Jupiter is aspected by benefics, again assures child birth. 5th house contains केंद्र त्रिकोण लॉर्ड्स, केंद्र त्रिकोण के मालिक जो है, स्वामी जो हैं, अगर 5th हाउस में आ जाएं तो भी संतान होगी, और या फिर 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो केंद्र या त्रिकोण में चला जाए तो भी संतान होगी। मतलब 5th हाउस और जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो अगर स्ट्रांग हो जाए तो हमारे को 5th हाउस वो संतान होगी, अन्यथा नहीं। एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स एस्पेक्ट 5th हाउस तो भी संतान होगी। और फॉर द फर्स्ट चाइल्ड कंसीडर द 5th हाउस, फॉर द सेकंड चाइल्ड कंसीडर द 7th हाउस, फॉर द थर्ड चाइल्ड कंसीडर द 9th हाउस। और इसके अंदर अगर आपका मान लो कोई एक संतान आपकी मिस हो जाती, मिसकैरेज हो जाता है, तो वो समझ मान लो पहला मिसकैरेज हो गया तो 5th हाउस इज ओवर, जॉब ऑफ 5th हाउस इज ओवर। फिर 7th हाउस देखेंगे, वो सेकंड संतान मानी जाएगी, दूसरी जो भी होगी, पहली संतान होगी वो भी दूसरी मानी जाएगी। ठीक है सर।
सर तो जैसे किसी के 2 मिसकैरेज हो जाते हैं या 3 मिसकैरेज हो जाते हैं, तो फिर इस तरीके से तो गिनती मतलब 3 बच्चों की या 4 बच्चों की होगी, तो फिर हम मतलब अगर 4 बच्चे हो तो 5वां बच्चे की गिनती फिर कैसे करेंगे? हाँ फिर आगे +2 करते रहेंगे ना। बस 5 अच्छा 7 9 11, फिर 11 के बाद अच्छा 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 3 ऐसे होता जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी। सर अबॉर्शन के लिए भी सेम रूल होगा? हाउस तो वही देखेंगे, और अबॉर्शन में ये है कि अभी आगे पढ़ते हैं, मिसकैरेज लिखा है ना, ये मिसकैरेज और अबॉर्शन एक ही बात है। मिसकैरेज और अबॉर्शन के लिए प्लैनेट्स एक ही तरह के होंगे। तो मार्स एस्पेक्ट्स द 5th हाउस, मार्स का जो एस्पेक्ट है ना वो सबसे ज्यादा मिसकैरेज और या अबॉर्शन के लिए कंड्यूसिव है, सबसे ज्यादा देता है मंगल। और 5th लॉर्ड इज डेबिलिटेटेड, जुपिटर इज डेबिलिटेटेड। 5th हाउस कंटेन्स 6 8 12 लॉर्ड्स, मतलब छठे 8वें 12वें के मालिक अगर पंचम भाव में आ जाए, या पंचमेश जो है वो छठे 8वें 12वें में चला जाए। राहु मार्स और राहु सैटर्न कॉम्बिनेशन एस्पेक्ट्स 5th हाउस, मतलब राहु मंगल देखता है या राहु शनि देखता है या बैठ जाते हैं वहां पर 5th हाउस में, तो भी ये होता है मिसकैरेज। और डेबिलिटेटेड और वीक प्लैनेट्स इन दी 5th हाउस, मतलब जो भी है, जो वीक प्लैनेट्स या डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स या 6 8 12 का रिलेशनशिप, दैट विल गिव यू मिसकैरेज और अबॉर्शन। मेल्स और फीमेल्स, कितने लड़के होंगे या कितनी लड़कियां होंगी, ये बहुत पूछते हैं ना सवाल। उसके हाँ लिए जी सर। तो हस्बैंड चार्ट देखना है, मतलब वाइफ का चार्ट नहीं देखना, लेडी का चार्ट। द जेंडर इज डिटरमिन्ड बाय द हस्बैंड्स चार्ट, okay? And in there, if the 5th lord is in male sign, 5th lord contains male sign and male planets aspect 5th house, 5th lord or aspect the 5th lord, then male child, मतलब कि 5th lord कितना वो मेल से कनेक्टेड है, मेल प्लैनेट से कनेक्टेड है, उतने मेल चाइल्ड ज्यादा होंगे। फीमेल से कनेक्टेड है तो फीमेल चाइल्ड ज्यादा होंगे। ठीक है, ठीक है। क्या ये लग्न राशि दोनों से देखना पड़ेगा? नहीं लग्न से ही है, लग्न से ही। ओके। स्ट्रॉन्ग सन मार्स और जुपिटर इन 5th और 7th गिव्स फर्स्ट सन। अच्छा, मंगल जो है वैसे संतान देता है, तो वो जैसे मंगल पंचम में बैठा हो तो लड़का देगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अगर मंगल ठीक बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है या स्वग्रही बैठा हुआ है, तो वो संतान देने में भी कारक है, और कई संतान देता है और कई लड़के देता है। तो ऐसा नहीं है कि मंगल सिर्फ अबॉर्शन ही कराएगा, लेकिन अगर उसका खराब एस्पेक्ट है तो वो अबॉर्शन करा सकता है। If the 5th house has female sign and female planets in the 5th lord, and 5th lord is in female sign, then the first is the girl. If sun is in the 5th, सूर्य 5वें घर में है और 5th lord aspects 5th house, पंचमेश पंचम को देखता है, then it gives 1 son. Similarly, Jupiter gives 5 sons, Mars gives 3 sons, Saturn gives 7 girls and 5 boys, Venus gives 6 girls, Mercury gives 2 girls, Moon gives 1 girl. इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह कितने ज्यादा लड़कियां या देने में सक्षम है। मान लो वीनस बैठा है और मंगल बैठा है, दोनों का एस्पेक्ट है या बैठे हैं साथ वहां पर, तो मंगल 3 बेटे दे सकता है, वीनस 6 लड़कियां दे सकता है। तो पलड़ा भारी किसका हो गया? वीनस का पलड़ा भारी हो गया ना, वो 6 लड़कियां दे सकता है, तो इसका मतलब लड़की ज्यादा होंगी। और अगर मान लो ये जुपिटर बैठा है और वीनस बैठा है, तो दोनों का पलड़ा बराबर सा हो गया, एक 5 बेटे दे सकता है
और ये दे सकता है। sir, if in 11th house Jupiter, Venus, Moon and Mercury are there, so they're aspecting 5th house. So what will be the result then? हाँ, वो सब जोड़ लो ना, उसका सबका टोटल कर लो, कितने बेटे हो गए, कितने लड़कियां हो गई, कितने लड़के हो गए, अब वो जो कोई रेशो हो जाएगा उस तरह का। Okay. सर इसमें हम ये नहीं देखेंगे कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्गर है उसकी ज्यादा चलेगी उस प्लैनेट वो की? भी बात है, वो भी देख सकते हैं, वो भी देखेंगे। ओके। तो वीक होगा उसको हटा सकते हैं। सर नमस्कार। जुपिटर और केतु यदि बैठा है पंचम में तो डेफिनेट है कि बॉय होगा, लेकिन एक होगा ऐसा प्रेडिक्शन पे जा सकते हैं ना सर? नहीं, एक होगा ये कैसे? केतु गिव्स 1 बॉय बट जुपिटर गिव्स 5 सन्स। ओके, तो इन दोनों में जो भी स्ट्रॉन्गर रहेगा उसी पे जाएंगे ना सर, वो ज्यादा बच्चे लड़के हो सकते हैं। जी। अच्छा, और सर अगर मून और केतु बैठ गए तो 1 गर्ल 1 बॉय है, अगर मून और केतु बैठ गए तो 1 गर्ल 1 बॉय ऐसा हो गया। यस, दैट्स राइट। लेकिन देखिए ना, ये एक बात मैं बता दूं, ये कोई बहुत पक्का रूल नहीं है, ये लिखा हुआ है इस तरह का, और थोड़ा सा हम उस तरह से देख सकते हैं जैसा इसमें लिखा है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा पक्का रूल नहीं है कि आपने बोला कि नहीं अब तो पहला लड़का हो जाएगा तो लड़का ही होगा, वो लड़के के बजाय कई बार लड़की हो जाती है, तो कई बार ये मिस हो जाता है। बिल्कुल सर। क्योंकि ये भी सर इस पे कुछ रिसर्च वर्क हुआ है क्या सर कुंडलियों पे? इस पे कुछ रिसर्च वर्क है क्या सर? इस पे नहीं है मेरे पास नहीं है इसका रिसर्च। जी। मेरे पास उसका रिसर्च है कि कब होगा, इसका नहीं है कि इससे कितने लड़के होंगे कितने लड़की होंगे, उसका नहीं है सर वो भी हेल्पफुल रहेगा काफी। है। वो भी हेल्पफुल रहेगा वो भी काफी। कब होगा वो कब ज्यादा होगा? इम्पोर्टेंट है। Aspect of Saturn from 3rd house gives females only। ये वाला एक बहुत बढ़िया रूल काम करता है ये वाला एस्पेक्ट। शनि मान लो तीसरे घर में बैठा हो तो पंचम घर को देखेगा तीसरी दृष्टि से, हाँ जी। उसको डिस्ट्रॉय कर हाँ देगा। जी। थर्ड दृष्टि जो है ना उसकी डिस्ट्रॉय कर देती है हाउस को, शनि की तीसरी दृष्टि बहुत डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब पंचम भाव एक तरह से खत्म हो जाने से मतलब लड़कियां ही लड़कियां होती हैं उसके। और यहाँ तक कि अगर So even Sun and Ketu are present in 5th house still. चाहे कुछ भी बैठा हो वो दो लड़की 3 लड़की 4 लड़की 5 लड़की ऐसे दे देता है, अगर ये शनि तीसरे घर में बैठा हो तो। और अगर वो अपने 5th हाउस में उसका खुद का घर ना हो, अगर वो अपने घर को देख रहा है तो बात अलग है, तो हो सकता है ना दे। लेकिन मान लो वो अपने घर में बैठा हुआ है, कुंभ में बैठा हुआ है और मेष को देख रहा है, मेष राशि नीच घर को देख रहा है अपने, तो वहां पे डेफिनेटली वो गड़बड़ करेगा, लड़कियां दे देगा। इसी तरह से मंगल अगर 2nd हाउस में बैठा हो तो चौथी दृष्टि मिल जाएगी, और जुपिटर बैठा होगा लगन में तो पंचम दृष्टि मिल जाएगी, तो लड़के ही लड़के होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि लड़के दे देती है, जुपिटर की पंचम दृष्टि लड़के दे देती है। तो ठीक है सर। ये वाला रूल जो है ना, ये वाला कई बार रूल फॉलो काम करता हुआ देखा है। हाँ जी देखा है सर। So it means 7 aspect is not important. नहीं, 7th एस्पेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। 7th एस्पेक्ट ना स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट नहीं है, 3rd एस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे 5th का लॉर्ड मून और वीनस हो तो भी जुपिटर की एस्पेक्ट हो तो मेल ही कंसीडर करेंगे सर। 5th का लॉर्ड फीमेल प्लेनेट हो जैसे मून और या वीनस हो और उस पे जुपिटर की एस्पेक्ट हो तो लड़के लगन से चांसेस ज्यादा है, तब भी लड़के होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है सर। और मंगल मान लो 5वें घर में बैठा है और वहां पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो भी लड़कियां होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा सर इसमें ऑब्वियसली जो स्पाउस है उसका भी मैटर ही करेगा कि कौन सा है। जैसे अगर हम किसी देखना है, हस्बैंड का चार्ट देखना है, मेल अच्छा के लिए ना सिर्फ हस्बैंड का चार्ट देखना है। मतलब कोई भी चाइल्ड के लिए हमने फीमेल का देखना ही नहीं है चार्ट, ना वाइफ का नहीं देखना है। ना। ओ ओके ओके
चाइल्ड व्हेन ट्रांजिट, कौन सा ट्रांजिट देगा? तो ये तो आपको रूल बन गया, तो सिंपल है कि जुपिटर शुड हैव एस्पेक्टेड और ट्रांजिटेड 5th हाउस और 5th लॉर्ड और 7th हाउस और 7th लॉर्ड विद इन 9 months ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब समझ लो जरा सही से कि जुपिटर शुड हैव एस्पेक्टेड, मतलब बच्चा जब होगा तो उस जुपिटर उसके 9 महीने पहले जुपिटर वहां से एस्पेक्ट, वहां से ट्रांजिट किया होगा 5th हाउस से या 5th लॉर्ड के ऊपर से या 7th हाउस से या 7th लॉर्ड के ऊपर से। यानी सर कि ये हस्बैंड की पत्री ना, हस्बैंड की पत्री से देखते हैं। नहीं, ये वाइफ की पत्री में देख रहे हैं। चाइल्ड कब होगा, ये वाइफ की पत्री है। अच्छा, तो चाइल्ड होगा नहीं होगा ये हस्बैंड की, और चाइल्ड कब होगा ये वाइफ की। दोनों की पत्री के लिए दिस इज वैलिड फॉर बोथ। अच्छा, क्योंकि दोनों के ही हो रहा है ना चाइल्ड। तो बट सर फॉर एग्जांपल मेल की चार्ट में 5th हाउस सही है, जुपिटर सही है, सब कुछ सही है, और लेट्स से फीमेल के मतलब वाइफ के चार्ट में 5th हाउस खराब है, जुपिटर खराब है, तो हाँ। फिर भी चाइल्ड होगा। अगर अब ये है ना कि किसका ज्यादा खराब है, ज्यादा जिसका खराब होगा, अगर ज्यादा खराब होगा तो नहीं होगा, अगर कम खराब है तो हो जाएगा। वी हैव टू टेक रिलेटिवली, वी हैव टू ऐड अप कि दोनों मिला के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बन जाते हैं तो ठीक है। सर जैसे डॉक्टर कहते हैं, बताते हैं जब अगर बच्चा नहीं हो रहा तो कहते हैं या तो हस्बैंड में कमी है या वाइफ में है, कोई इशू है। वो तो आपको पता चल जाएगा ना, जिसका हॉरोस्कोप खराब है ज्यादा, बस उसमें कमी है बस। तो फिर वही रीजन है कि बच्चा नहीं हो रहा, चाहे हस्बैंड का सब कुछ ठीक है। हाँ है, अगर हस्बैंड का ठीक है तो उसका 5th हाउस खराब होगा। हाँ, मतलब अगर हस्बैंड का सब कुछ ठीक है और वाइफ का खराब है और फिर बच्चा नहीं हो रहा तो रीजन वाइफ हो गया। हाँ राइट। अब इसमें जुपिटर शुड हैव एस्पेक्टेड और ट्रांजिटेड 5th हाउस, इसको समझ लो कि मतलब यह है कि 9 महीने पहले चाइल्ड बर्थ आज हुआ तो हो सकता है ना जुपिटर 9 महीने में तो वो आगे चला गया होगा, तो वो छठे घर में पहुंच गया हो, ऐसा हो सकता है। तो जुपिटर छठे घर में जब होता है तो बहुतों के चाइल्ड बर्थ होते हैं, ऐसा देख 5th में भी हो सकता है जुपिटर और 6th में भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले 5th हाउस में रहा और जब चाइल्ड बर्थ हुआ वो वक्री होके चौथे घर में आ गया जुपिटर, तो ऐसा भी हो सकता है। राइट सर। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि 9 महीने पहले कहां था वो जुपिटर को, ठीक है। शनि का भी इसी तरह से देखना है। ये फॉर्मूला बहुत, ये हमारा ये टेस्टेड फॉर्मूला है ये वाला, इसको आप मतलब ध्यान से, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, बार बार फोर्स कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत स्टार्टिंग के 3 मंथ हमें जुपिटर के देखने होंगे। है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स नहीं, 9 मंथ्स पहले आप बच्चा कब हुआ उससे 9 महीने पहले वो जुपिटर कहाँ था, वो 5th हाउस से क्रॉस कर रहा होगा। सर मतलब जब फीमेल ने कंसीव किया है तब जुपिटर 5th में होगा ही होगा। हाँ कंसीव करने से पहले, लाइक जैसे आपको पता चलेगा जैसे 3rd मंथ है तो आप 4 महीने पहले का देख लीजिए। 5th हाउस में होगा या 5th लॉर्ड के ऊपर होगा या 7th हाउस में या 7th लॉर्ड, राइट, ठीक है। इसी तरह से शनि शुड हैव एस्पेक्टेड और ट्रांजिटेड 5th हाउस और 5th लॉर्ड और 7th हाउस और 7th लॉर्ड विद इन 9 मंथ्स ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। सेम यहाँ पे शनि भी है जुपिटर भी है, दोनों ही है। सर ये 7th हाउस फर्स्ट चाइल्ड के लिए भी होगा या सेकंड के लिए ही होगा ये 7th वाला जो है? 7th हाउस इसलिए हो जाता है क्योंकि मैरिज तो उधर 7th हाउस से है ना। ओके, तो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के लिए भी 7th हाउस देखेंगे। जरा नीचे नोट लिखा है एक, 7th हाउस शुड बी रेड एज 9th हाउस इन केस ऑफ सेकंड मैरिज। राइट सर। ये फर्स्ट मैरिज एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पर कि मैरिज जो है ना वो 7th हाउस से हम देख रहे हैं, तो हम 7th हाउस लॉर्ड देखेंगे और 7th हाउस देखेंगे। अगर वो सेकंड मैरिज है तो 9th हाउस देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर।
Mars should have aspected or transited 5th house or 5th lord or 7th house or 7th lord within 75 days of the birth of the child. 75 दिन पहले वो वहां से पंचम भाव में रहा होगा मंगल, 75 दिन पहले। और चंद्रमा जो है सेम 72 आवर्स पहले रहा होगा, 3 दिन पहले। बर्थ आज हुआ तो वो चंद्रमा हो सकता है 3 दिन में, तो वो पंचम से छठे में चला ही जाएगा ना, सप्तम में भी जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पंचम से वो 3 दिन में सातवें में घुस गया। तो यू हैव टू कंसिडर दिस। और ये तो सीधे सीधे ही चलने वाला है, तो इसलिए आगे ही होगा, पीछे तो हो नहीं सकता। तो ये ट्रांजिट के रूल है और ये हमारी रिसर्च के भी रूल है। सर आप इस चीज को किसी एक कुंडली में बता सकते हैं एग्जांपल की, मतलब किस तरीके से देखा जाए? सर आपने जो बताया सेकेंड मैरिज के लिए हम 7th हाउस को देखना पड़ेगा, लेकिन ये 5th हाउस तो फिक्स्ड है ना? तो ये तो कंफर्म 5th सेकेंड मैरिज के लिए जो आपने बताया 5th हाउस इज फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5th हाउस है। ओके ओके, सेकेंड मैरिज में भी 5th हाउस देखना पड़ेगा? चाइल्ड के लिए 7th हाउस। अगर सेकंड चाइल्ड तो 7th हाउस हो जाएगा। सर ये सारे रूल अप्लाई करेंगे कि कोई भी एक? सारे नहीं, कोई सा भी। ओके। दशा क्या होगी? चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस इन दशा अंतरदशा ऑफ प्लैनेट्स कनेक्टेड विद द 5th हाउस और 5th लॉर्ड और 7th हाउस और 7th लॉर्ड। ठीक है। और चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस इन द दशा अंतरदशा ऑफ प्लैनेट्स कनेक्टेड विद लग्न लॉर्ड और 9th लॉर्ड। ये भी है रूल 2। ये एक तो 5th हाउस और 7th हाउस और लग्ना और 9th हाउस। तो ये 4 हाउसेज है। दशा जो है 4 में से किसी की होगी। 7th house should be read as 9th house in case of second marriage. Now let's take an example. Father, mother, son and daughter. और इसमें बीच में एक हुआ abortion. Son and daughter के बीच में एक abortion हुआ। ठीक है। So let us see this. यहाँ पर first of all that the first child is assured. First child Jupiter, पहला child हुआ sun। इसका मतलब son was assured, a child was assured, तभी हुआ ना। Now whether the first 5th house is right is good or not, देखिए 5th house में 9th Jupiter and Mercury are in exchange here. Jupiter and Mercury. 5th lord is in exchange with the second lord. तो इसका मतलब it is powerful and good enough to give you a child. ठीक है। यहाँ पर sun जो है it is exalted and is sitting in the lagna. So this is also very good. चाहे मंगल की दृष्टि पड़ रही है इसमें, लेकिन फिर भी 5th lord is very powerful. So it can give birth to a child. तो दोनों मतलब एश्योरेंस हो गया पहले तो। नाउ सन हुआ तो गुरु कहां पे था? 9 इधर 9 में, यानी कि 5th हाउस में से क्रॉस कर रहा था। तो एक पहला फॉर्मूला टैली कर गया। और जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग थ्रू द 5th हाउस एंड दशा वाज सैटर्न सन। यहाँ पर जब इस दशा वाज सन सैटर्न में, ये 84 का बर्थ है यहाँ पर, तो सन एंड सैटर्न, सन सैटर्न की दशा। लग्न और 7th हाउस का हो गया ना सर? तो दशा अंतर दशा। तो लग्नेश एंड सैटर्न इज द 7th लॉर्ड। ठीक है। मदर का देखें, अगर मदर में 5th लॉर्ड इज सन और Jupiter was transiting through 9th house. Jupiter was transiting through the 9th house and aspecting the 5th house. यहाँ से ट्रांजिट कर रहा था Jupiter, so it was aspecting the 5th house. So
जुपिटर का डायरेक्ट इफेक्ट आ गया 5th हाउस पर, एंड दशा वाज केतु सन। केतु सन मतलब केतु सन आर टुगेदर एंड सन इज द 5th लॉर्ड, सो दिस इज आल्सो वेरीफाइड। नाउ सेकंड चाइल्ड इज गवर्न्ड बाय सैटर्न। सैटर्न इज सिटिंग विद राहु हियर, ओके। तो और ये मंगल इसका जो लॉर्ड है, जहां पर ये बैठा है, उसका लॉर्ड इज सिटिंग इन 8th हाउस। 8th हाउस से कनेक्शन भी है इसका। सो दैट इज व्हाई द सेकंड चाइल्ड वाज for 7th house is not powerful to give a child. Here Rahu 12th lord, ये है जो है 7th lord is debilitated in the 12th house. Exalted Venus. It is 7th lord is in 12th house with debilitated Mercury. Yeah. And 12th house तो है ना, connection of the 12th house हो गया ना, 6 से 12 connection to the 12th house. The 7th lord is connected to the 12th house and is sitting with the debilitated Mercury. ठीक है, यहाँ पर कोई किसी जुपिटर वैसे तो बैठा हुआ है यहाँ पर, but this is also there. You can see that you have to judge now which is strong, what is not strong, but it is, you can say that it is maybe neutral, you can say, and one is negative, so the final result is negative. Jupiter degree also very less, sir, for the mother case. Jupiter, so it is actually in the 6th house, it is not in the 5th house. In the Chalit chart it is in the 6th house. ठीक है, so let's forget. सर ये कहना ठीक होगा कि स्ट्रॉन्ग है तो बॉय चाइल्ड, थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है तो फीमेल चाइल्ड, और वीक या बहुत वीक है तो नो चाइल्ड? नहीं, मेल फीमेल का ऐसे नहीं है। वीक है तो फीमेल चाइल्ड ऐसा नहीं है, वो तो उसके लिए साइन ऑफ प्लैनेट्स ही देखें, प्लैनेट्स होने चाहिए। राइट सर। तो इसमें जैसे सर जो मदर का 7th हाउस है उसमें गुरु भी है, और सेकंड जो चाइल्ड है वो डॉटर हुई है, मतलब राहु भी है, गुरु भी है, तो मेल थर्ड चाइल्ड है, डॉटर इज द थर्ड चाइल्ड, इट इज नॉट द सेकंड। अच्छा, ओके सर। अब थर्ड हाउस को, इसको 9th हाउस को देखेंगे इधर, 9th हाउस फॉर द थर्ड चाइल्ड। मार्स इज सिटिंग इन द 8th हाउस, बट इट इज there, moon, a female planet. Moon is there in the 9th house. Moon gives a female child. Right, sir. Mars जो है 8th house में तो है, लेकिन it is aspected by Jupiter. Jupiter is aspecting its own sign and aspecting Mars. So it is not, its negativity goes down. Right. यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, सिटिंग इन द 7th हाउस। हाँ, और शनि बैठा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पे जुपिटर के होने के कारण ये यहाँ पर थर्ड चाइल्ड इज एश्योर्ड। अच्छा, सो दैट इज व्हाई देयर इज अ चाइल्ड। अच्छा, अब इसमें संतान होने के वक्त क्या कॉम्बिनेशन था? Jupiter was in Lagna of mother. Jupiter in Lagna of the mother, ठीक है। 9th हाउस को देख रहा है, aspecting the 9th house, और यहाँ पर Jupiter is in Aries ना, तो Jupiter 9th house. Okay. Jupiter is transiting the 9th house. थर्ड चाइल्ड का जो हाउस है उसी को ट्रांजिट कर रहा है ना, सो ये ठीक हो गया ना। हाँ जी। तो सर वैसे देखा जाए मेनली जुपिटर ही है, जुपिटर मेन है, जुपिटर फर्स्ट है, सैटर्न तो उतना पार्ट नहीं प्ले करता जितना जुपिटर करता है। राइट सर।
और मार्स का कोई कनेक्शन बनता है? मार्स इज इन द, देख सकते हैं हम दश इसमें। अच्छा ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बस लिखा हुआ है कि 9th lord in 8th, third for the third child 9th lord in 8th but aspected by Jupiter, so moon is in strong. Jupiter was transiting 9th house, dasha was moon in the 9th house, so it all combined together gave rise to birth of a child and daughter, because moon is very strong here. Moon is, or जो sex of the child will be determined by father, not mother. So moon is the determining factor. moon की दशा है और moon वहां पे बैठा हुआ है 9th हाउस में, ठीक है। और मदर के लिए Jupiter sitting in the 7th, Jupiter is sitting in the 7th aspected by Sun, the 5th lord, ensures childbirth. Dasha was Ketu Jupiter, Ketu in Lagna, and Jupiter is the 9th lord. 9th lord. And it is in the 7th house. 7th house. अब नेक्स्ट चाइल्ड क्यों नहीं हुआ वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट चाइल्ड भी क्यों नहीं हुआ, आगे चौथा भी होना चाहिए था। 1 2 3 तो हो गया, चौथा क्यों नहीं हुआ? This is aspected by Mars from the 8th house. 11th house is aspected by Mars. और यहाँ पे मंगल बैठा ही हुआ है चौथे घर, ठीक है। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। सर इसमें देश काल पात्र भी आ जाएगा कि आजकल वैसे ही 1-2 बच्चे ही होते हैं? तो अलग बात है, आपको तो हमें तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी समझाना है ना, क्यों? हाँ सर। तो आपको मेथडोलॉजी भी समझा रहे हैं ना कि मेथड कैसे देखना है। ये तो हम अभी आपको एक हाउस के लिए दिखा रहे, चौथे बच्चे के लिए दिखा रहे हैं। द सेम स्टोरी गोज फॉर द फर्स्ट चाइल्ड आल्सो, फॉर द सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड। प्रोसेस तो सब एक ही है ना। हाँ जी। मैं तो आपको समझाने की वजह से भी ये पूरा लिखा है इतना। सर मेरा इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है सर, जैसे कई बार ऐसा होता है फर्स्ट बेबी तो इजीली हो जाता है, सेकंड बेबी के अंदर में मदर और बच्चे के लिए जैसे डॉक्टर कह देते हैं, तो वो क्या कॉम्बिनेशन बैठता होगा, क्या डेंजरस हो जाता है? मैंने अब दिखाया ना कि यहाँ पे सेकंड में नहीं हुआ, फर्स्ट हो गया, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड हो गया, फिर फोर्थ नहीं हुआ। साफ तो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर सेम कॉम्बिनेशन तो यही है जो देखने हैं। ठीक है सर। So like Mars aspect of Saturn is also not good. Mars. So you said that if Mars is aspecting, so fourth child is not possible. So like Saturn is also aspecting 4th house, 11th house. Yes, Saturn aspect, Rahu aspect. Rahu is also aspecting. Yes. Rahu is also aspecting 11th house. So this is not good. This is not good. Okay. Saturn लिखा था ना पहले, आपको पढ़ा तो था, शनि, राहु और मंगल का aspect, वो ये सब डिस्टर्ब कर सकता है। यही है ना नेगेटिव प्लैनेट्स तो। ओके। Yes sir. Yes sir. ठीक है सर। I think it should be very clear now with this. जी सर। Case of no child, इसके कोई भी संतान नहीं हुई। अब इसमें एक चाइल्ड करके देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगाते गए हम सारे, छठे चाइल्ड तक लगा दिया सारा, सब में ही गड़बड़ आ रहा है। वैसे देखने में तो बिल्कुल सही दिख रहा है ना, शुक्र पंचमेश है, शुक्र 9th हाउस से बैठा है, बिल्कुल है। अब जरा ध्यान से देखो इसको। वीनस, 5th लॉर्ड इज वीनस, इज डेबिलिटेटेड, पहली बात तो, ठीक है। और 5th हाउस इज एस्पेक्टेड बाय मार्स। मार्स, राइट। एस्पेक्ट ऑफ मार्स इज बैड। मंगल का 8वां एस्पेक्ट जो है ना वो सबसे खराब होता है। जी। गुरु की 5वीं दृष्टि भी इसे नहीं बचा पा रही है। हाँ, गुरु तो नीच का भी तो हो गया ना, तो इसलिए कहाँ से बचाएगा? नीच का भी हो गया, राइट। नीच का भी तो हो गया ना। नीच की गुरु की दृष्टि भी खराब है। ठीक है। सेकंड चाइल्ड है, यहाँ पे मून इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, रिलेटेड जुपिटर,
This is Sir, combust Jupiter aspecting is also not good then. नहीं, कंबस्ट जुपिटर तो वीक हो गया, वो तो पावरलेस हो गया. That is not either good or bad, nothing. Okay. वैसे वो बैड ही होगा, but it will not be able to do anything good. Okay. सर इसमें जैसे केस ऑफ नो चाइल्ड है तो 5th हाउस से नहीं हो रहा चाइल्ड, लेट्स से फर्स्ट चाइल्ड हुआ ही नहीं तो हमें फिर सेकंड थर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है सर. फिर नहीं, लेकिन पहला 5th हाउस जो है ना, दैट इज इंडिकेटर ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड. हाँ सर, जैसे फर्स्ट चाइल्ड ही नहीं हुआ तो फिर हम सेकंड पे तो जाएंगे ही नहीं. नहीं, वैसे तो 5th हाउस अगर बहुत ज्यादा खराब हो, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब नहीं दिखाई दे रहा है. और एक और मैं बात बता दूं, इस केस में ना बाय द वे उसके अबॉर्शंस बहुत हुए हैं, उसके हुए चाइल्ड, ऐसा नहीं है कि उसके हुआ ही नहीं कुछ, मतलब उसके सब अबॉर्शन ही होते गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कई सारे अबॉर्शन हुए उसके. सर ये फीमेल का चार्ट है? ये फीमेल का चार्ट है? ओके, फीमेल का चार्ट है. 3 प्लैनेट तो डेबिलिटेटेड है सर, सन जुपिटर तो एंड कुंडली तो वैसी संभली हुई नहीं है ना, बहुत ही खराब हो गई. वैसे तो बड़ा साफ सुथरा दिख रहा था ना, जरा ध्यान से तब थोड़ा उल्टा दिख रहा है ना. जी तो बड़ा अच्छा दिख रहा था. फिर डेबिलिटेटेड वीनस एस्पेक्टेड बाय थर्ड चाइल्ड के लिए, डेबिलिटेटेड वीनस इज एस्पेक्टेड बाय डेबिलिटेटेड जुपिटर. जी, डेबिलिटेटेड प्लैनेट का जो एस्पेक्ट है वो अच्छा नहीं है बच्चे के लिए, नहीं है बच्चे के लिए. राइट. 11th लॉर्ड यहाँ पर क्या है, 11th लॉर्ड मंगल के एस्पेक्टेड बाय सैटर्न. 11th लॉर्ड मार्स इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न. राहु भी तो चलित में 7th हाउस का ही फल दे रहा है सर. हाँ, राहु भी चलित में 7th का ही फल दे रहा है. सर इसमें वैसे देखा जाए तो जुपिटर ही डेबिलिटेटेड है, जो मेन कारक है, और वो शनि के साथ है, तो फिर चाइल्ड बर्थ होने की चांसेस ही खत्म हो जाते हैं. यहाँ पे 5th चाइल्ड में डेबिलिटेटेड जुपिटर इज एस्पेक्टेड बाय मार्स. हाँ बिल्कुल. यस. और 6th चाइल्ड इज बाय दिस थर्ड हाउस. तो डेबिलिटेटेड लॉर्ड, इसका जुपिटर इज द लॉर्ड, इट इज डेबिलिटेटेड एस्पेक्टेड बाय मार्स. And this house is aspected by debilitated Venus. तो प्लैनेट का बड़ा असर है, बहुत असर है. डेबिलिटेड का सबसे ज्यादा असर है. ठीक है. तो सर इसके फिर हुए ही नहीं है बच्चे, या मतलब नहीं, फाइनली कोई नहीं हुआ, लाइव चाइल्ड कोई नहीं हुआ. सर मेरे पास एक चार्ट है मेल का, मेरा फ्रेंड है, उसके बच्चा नहीं हुआ है एक भी, तो वो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊं? एक मिनट अभी तो खत्म कर लेते हैं. ये इसके लिए उपाय क्या है? संतान गोपाल मंत्र, ये 1.25 लाख मंत्र का जाप करा सकते हैं ऑन येलो सिट्रीन माला. एक सिट्रीन जो है ना, ये पुखराज का सब्स्टिट्यूट है. सब्स्टिट्यूट है. हाँ, उस माला पर जाप कर सकते हैं, हवन, और उसके बाद फॉलोड बाय हवन. और ये मंत्र है, ओम देवकी सुद्रोहित वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण कामहम शरणम व्रतम. और रिसाइट संतान गोपाल स्तोत्र, ये स्तोत्र भी होता है एक संतान गोपाल स्तोत्र, वो पढ़ा जा सकता है. वाइफ शुड ईट मूंग दाल इन एनी मैनर. मूंग की दाल की सब्जी खाओ, दाल खाओ, या फिर उसके नमकीन खाओ, या लड्डू खाओ, जैसे मर्जी खाओ, या उसे अंकुरित करके खाओ, जैसे मर्जी खाओ. लेकिन मूंग की दाल जो है, इट इज वेरी गुड इन गिविंग बर्थ टू ए गुड चाइल्ड. वाइफ शुड नॉट वेयर एनी स्मॉल पीस ऑफ डायमंड एज इट कॉजेज अबॉर्शन. डायमंड जो है ना, बहुत अबॉर्शन करा देता है, तो जरा सा भी डायमंड नहीं पहनना चाहिए, एटलीस्ट फॉर दैट टाइम जब आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तब उस समय आप डायमंड उतार दीजिए. वाइफ शुड एटलीस्ट टेक इट आउट. हस्बैंड पहनता है तो कोई बात नहीं है. बोथ कैन वेयर ओपल एंड गौरी शंकर और गौरी गणेश रुद्राक्ष. गौरी गणेश रुद्राक्ष इज बेसिकली फॉर चाइल्ड, बच्चे की होने के लिए भी है, और बच्चा हो गया है तो उसकी हेल्थ के लिए, उसके तरक्की के लिए गौरी गणेश रुद्राक्ष.
और ओपल भी फैमिली की बढ़ोतरी के लिए। और गिव वाटर टू शिवलिंग एवरी डे। ये बड़े छोटे छोटे उपाय हैं और बहुत अच्छे उपाय हैं, और ऐसा मतलब I have applied it many times and I have seen the results, very positive results. सर मूंग की दाल कोई सी भी, हरी साबत कोई भी, पीली कैसे भी फॉर्म में, किसी भी। सर एक कंफ्यूजन है सर मेरे को इसमें, जैसे कि डायमंड एंड ओपल बोथ आर फॉर वीनस एक्चुअली। हाँ, लेकिन हम लोग बहुत बेनिफिट है, और डायमंड जो है बहुत हार्ड होता है। ओपल इज द सॉफ्टेस्ट स्टोन एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट स्टोन। यस सर। तो ये डायमंड जो है अबॉर्शन क्रिएट कर देता है, ओपल जबकि उसको। सर ओपल जैसे फायरी वाले ओपल आता है वो ज्यादा बेटर रहता है या फायरी? ठीक है। सो दिस एंड्स आवर चैप्टर ऑन चिल्ड्रन।